हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल मिश्रा है और आज हम समझने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बार बार अपने कैबिनेट में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि अपनी कैबिनेट को बार बार रीशफल कर सकते हैं, यानी नए मंत्रियों को बार बार ये ला सकते हैं, पुराने मंत्रियों को हटा सकते हैं। क्या ये सब करने की शक्तियाँ हैं इनमें? आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। आज मेरा ये विषय उठाने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा हाल ही में कैबिनेट रिशफल किया गया है। कैबिनेट में बहुत भयंकर परिवर्तन किए गए हैं, ड्रास्टिक चेंजेस लेके आए गए हैं, जिसकी वजह से विपक्ष बहुत ज़्यादा हाय तौबा कर रहा है। न्यूज़ चैनल्स पे बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स चल रही हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स कह रहे हैं कि उनको ऐसी प्रामाणिकता नहीं है, अधिकार नहीं है। तो आज हम सिर्फ यही समझने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या प्रधानमंत्री को ये सब करने की शक्तियाँ हैं कि नहीं है। तो जो किताब है, जिस किताब से मैं पढ़ाई करता हूँ, वो एम लक्ष्मीकांत है, यानी कि भारत का संविधान, इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत ये बुक है। इससे मैं पढ़ता हूँ। जो आप लोग यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप लोग इससे पढ़ रहे होंगे, इसका चैप्टर नंबर 19 देखिएगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया गया, यानी कि प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसमें चैप्टर नंबर 19 में बताया गया। अब चैप्टर नंबर 19 को तो हम इसमें नहीं डिस्कशन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के एक एक एस्पेक्ट को नहीं डिस्कशन करेंगे कि उसकी नियुक्ति कैसे होती है, माफ़ कीजिएगा उसकी नहीं, उनकी, क्योंकि प्रधानमंत्री एक गरिमामयी पद है, उसकी मेरे मुंह से निकल गया, माफ़ी चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति कैसी होती है, उनको हटाया कैसे जा सकेगा, रेजिग्नेशन और अन्य प्रोसेसेस वो सब दिए हुए हैं। उस पर आज हम वार्तालाप स्थापित करने की कोशिश नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम इतना बात करने की कोशिश करेंगे आखिरकार प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट को लेकर शक्तियाँ हैं वो क्या हैं, या अपने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो शक्तियाँ हैं वो सब क्या हैं, आज वो समझने की कोशिश करेंगे। जो इसमें दिया हुआ, देखिए ये पॉइंट आप उठा के पढ़िएगा। इसमें ये दिया हुआ है कि प्रधान इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, प्रधानमंत्री के जो फंक्शंस हैं मैं आपको एक एक पढ़ के एज इट इज सुनाता हूँ कि प्रधानमंत्री कर क्या सकते हैं। देखिए उन्होंने लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत जी ने, ही रिकमेंड्स पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। यानी कि जो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कैबिनेट को लेके कि प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को रिकमेंड करते हैं उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं या मिनिस्टर बनाते हैं। ठीक, उसके जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, ही एलोकेट्स एंड रीशफल वेरियस पोर्टफोलियोज, ठीक, अमंग मिनिस्टर्स, यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं वही अलग अलग पोर्टफोलियोज देते हैं किसको, जो उन्होंने अपने मिनिस्टर नियुक्त कर रखे हैं उनको, और उनमें रीशफल कर सकते हैं, यानी कि कभी भी परिवर्तन प्रधानमंत्री जी चाहें तो अपने मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट जो आया है इसमें, ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। प्रधानमंत्री जी कभी भी किसी भी मंत्री से इस्तीफ़ा मांग सकते हैं। जो इनकी तीसरी शक्ति उसमें लिखी हुई है कि कभी भी किसी मंत्री से इस्तीफ़ा मांग सकते हैं, और अगर वो मंत्री से उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो इस्तीफ़ा देने को अगर मंत्री नहीं तैयार है तो राष्ट्रपति से कह सकते। देखिए जिसमें चौथा पॉइंट लिखा हुआ, ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंसेस हिज डिसीजन। यानी कि प्रधानमंत्री जो होता है वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है उसमें हेड होता है, और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें प्रधानमंत्री के फैसलों का इन्फ्लुएंस दिखता है। यानी कि प्रधानमंत्री कलेक्टिव तौर पर रिस्पॉन्सिबल होंगे हर फैसले के लिए जो कैबिनेट लेती है। तो अगर मान लीजिए कैबिनेट इनएफिशिएंट हो रही, कोई मंत्री काम करने में सक्षम हो रहा है, कोई रीज़न हो सकता है, तो प्रधानमंत्री उससे बिल्कुल इस्तीफ़ा मांग लेंगे या उस मंत्री को हटा के नए मंत्री को नियुक्त कर देंगे कि भैया जो काम करने में सक्षम होगा। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ही देखी जाती है। अब छठा पॉइंट है, ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रेजिग्नेशन। अगर प्रधानमंत्री रेजिग्नेशन दे देते हैं तो क्या होता है कि मंत्रिमंडल कोलैप्स हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्लियर है कि प्रधानमंत्री की जो पांचों शक्तियां हैं अपने कैबिनेट को लेके, प्रधानमंत्री उसका ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कोई कह रहा है कि यूपी में इलेक्शन हो तो यूपी के ज़्यादा लोगों को मंत्री बनाया हुआ। देखिए इलेक्शन तो प्रत्येक राज्य में प्रत्येक वर्ष चलते रहेंगे, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे 28, 29, 30 राज्य हो रहे हैं। तो क्या होगा, हर साल इलेक्शन आएंगे, हर समय इलेक्शन आएंगे। प्रधानमंत्री का टर्म कितना होगा, 5 साल का। तो बाद में यही पब्लिक कहेगी कि प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्य को करा नहीं, तो प्रधानमंत्री को कार्य उनके करने दीजिए। जिस तरीके से हम लोकतंत्र के निवासी हैं, लोकतंत्र के पालक हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, और अगर हमको हमारे जो है संविधान ने कुछ शक्तियाँ दे रखी हैं, कुछ अधिकार दे रखे हैं, जैसे हमारे मौलिक अधिकार, हम कहते हैं हमारे फलाना अधिकार, हमें इसको
चाहिए तो चाहिए। तो उसी तरीके से प्रधानमंत्री को जो मौलिक शक्तियां उनको दी गई हैं, उनको संविधान से ही तो मिली है, जिस संविधान से मौलिक अधिकार मिले हुए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसा कृत्य कैसे कर सकते हैं, कैबिनेट परिवर्तन चुनाव के मद्देनजर कैसे कर सकते हैं, ये गलत है। अब लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री महोदय ने जातीय आधार पर लोगों को कैबिनेट दिया हुआ है। अगर हमारा संविधान भी कहता है ना कि निचले तबके के लोगों को भी भाई मूल धारा से लेके आना है, तो उसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने भी कोशिश करी हुई है कि जो वर्ग छूट गया है उस वर्ग के लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना लगे, इस वजह से किया गया। तो और जो कैबिनेट में चेंजेस लाना, मंत्रियों का इस्तीफा मांगना, ये कोई बहुत नई बात नहीं है। पुरानी सरकारें रही हैं, चाहे बीपी सिंह की सरकार हो, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे आदरणीय अटल जी की सरकार हो, चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, प्रत्येक सरकारों को ये अधिकार रहा है कि कैबिनेट परिवर्तन करे, और लोगों ने कैबिनेट परिवर्तन करे हैं, नए मंत्री आए गए हैं समय समय के अनुरूप। और ये राजनीति है, यहाँ पर समय चक्र प्रति सेकंड प्रतिपल बदलता रहता है कि कब कौन किसका साथी हो जाए, कब कौन किसका दुश्मन हो जाए। शिवसेना पहले भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ी हित ऐसी थी, अब उसने सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ दामन थाम लिया, और कांग्रेस को भी डूबते का तिनका सहारा चाहिए था, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं था। तो उन्होंने क्या करा, जो है महाराष्ट्र में उनसे सरकार बना ली। यहाँ मेरा पर्पस किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज़ करने का बिल्कुल भी नहीं है। मैंने एग्जाम्पल जो कांग्रेस और शिवसेना का नाम लिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठा हुआ हूँ। मेरा मतलब ये संविधान की प्रामाणिकता बनाने का, क्योंकि जैसे उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे शिवसेना और कांग्रेस में, क्योंकि शिवसेना कथित हिंदू पार्टी है और कांग्रेस कथित सेकुलर पार्टी है, इन लोगों ने आपस में कोलिजन कर लिया ना, सरकार बना ली, क्योंकि उनका संवैधानिक अधिकार है कि कोलिजन करके सरकार बना सकते हैं। इसी तरीके से बीजेपी ने भी करा, पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बना ली, कोलिजन की सरकार बना ली। तो संवैधानिक अधिकार दिए गए, उनका प्रयोग करना कहीं से गलत नहीं है। तो इसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।